हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड राइज। तो दोस्तों, आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 के पास्ट ईयर क्वेश्चंस की, जो कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे। जो पिछले आपसे पूछे गए सवाल हैं एग्ज़ाम्स में, वो मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं, कुछ अगली वीडियो में होंगे एक पेपर के, जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि डी बीसी का मध्य बिंदु है और ई एबी का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। नाम रख देते हैं ए बी सी। हमें बताया गया है कि डी बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु डी है, और ई ए बी का मध्य बिंदु है। पूछा गया है त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बी डी ई का त्रिभुज कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इस तरह से किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में काटा जाए, समान अनुपात में काटे गए बिंदुओं को मिलाया जाए, तो ये दोनों भुजाएं मतलब तीसरी भुजा के समांतर होती है वो बनी हुई भुजा। ठीक है। अब इस त्रिभुज में हमें दिया क्या है कि ए बी सी का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ए बी सी, इस बड़े वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और पूछा है इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। बी सी को बिंदु डी बराबर अनुपात में काट रहा है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो 1:1 में काटेगा। तो बी डी और बी सी का अनुपात कितना हो गया, बी डी अनुपात बी सी 1:2। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप होने के लिए कंडीशन होती है कि तीनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए। ये कोण दोनों में कॉमन हो गया, दोनों त्रिभुजों में, बी ई डी में और बी ए सी में। ये कोण इसके बराबर हो गया क्योंकि संगत कोण है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो संगत कोण बराबर होते हैं। और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था बी सी 2 यूनिट है, अगर बी डी 1 यूनिट है तो। ठीक है भाई। अब दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं जिस अनुपात में होती हैं, उनके क्षेत्रफल उनके वर्गों के अनुपात में होते हैं, उन भुजाओं के अनुपात के वर्गों के अनुपात में। जैसे कि लिख के बता देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इन भुजाओं के अनुपात यानी 1:2 के वर्गों के अनुपात में होंगे, यानी 1:4 के अनुपात में होंगे। ठीक है। हमें बताया गया है त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी जो 4 यूनिट है ये 44 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी, अगर 4 यूनिट 44 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है तो एक यूनिट होगी 11 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। एक बार और देख लेते हैं। हमें बताया गया है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि डी बी सी का मध्य बिंदु है, पहले तो त्रिभुज ए बी सी बनाया, ए बी सी बन गया, डी बी सी का मध्य बिंदु है, ई ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी सी का क्षेत्रफल देके हमें बी ई डी का क्षेत्रफल पूछा है। दोनों मध्य बिंदु हैं, यानी दो भुजाओं को, त्रिभुज की दो भुजाओं को बराबर अनुपात में काट रहे हैं, 1:1, 1:1 मध्य बिंदु है, इस वजह से इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा के समांतर होगी। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं क्योंकि तीनों कोण एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ये कोण कॉमन हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो संगत कोण बराबर होते हैं। इसी तरह से ये कोण इसके संगत हो गया तो ये दोनों भी बराबर हो गए। दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। समरूप त्रिभुजों की भुजाएं जिस भी अनुपात में होती हैं उनका क्षेत्रफल उनके वर्गों के अनुपात में होता है।
जैसे कि यहाँ पे बी डी अनुपात बी सी 1:2 दी गई है, तो उनके क्षेत्रफल 1:4 के अनुपात में होंगे। 4:44 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1:11 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि आयत की लंबाई 40% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% कम हो जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% तक बढ़ जाता है। x का मान क्या है? यानी हमें पता करना है कि आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ गया है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता होना चाहिए। किसी भी आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई। मान लीजिए जो पहले आयत की जो लंबाई थी वो 10 सेंटीमीटर थी, 10 यूनिट, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, कुछ भी ले लीजिए, और चौड़ाई 5 थी। तो इस हिसाब से क्षेत्रफल उसका कितना था? 50 स्क्वायर यूनिट। अब आयत की लंबाई 40% बढ़ गई है तो बढ़ के कितनी हो जाएगी? 10 से 14 हो जाएगी, गुणा चौड़ाई 20% कम हो गई है। 20% कम हो गई है तो चौड़ाई 5 से घट के 4 रह जाएगी। तो नया क्षेत्रफल कितना होगा? 56, 14 चौके 56। अब बढ़ा कितना है? पहले 50 था, अब 56 हो गया है, 6 यूनिट बढ़ा है। कितने से? 50 से। तो कितने प्रतिशत बढ़ा है? 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12, तो 12% बढ़ा है। तो x का मान हो गया 12। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। पहले लंबाई हमने 10 मानी, मानने को तो कुछ भी मान सकते थे, इसको 10 और इसको 10 भी मान सकते थे, लेकिन आयत है तो अलग अलग सही, लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है, तो इस हिसाब से हमने 10 और 5 मान लिया। 40% लंबाई बढ़ी है तो 10 से बढ़ के 14 हो गई है। 20% चौड़ाई घटी है तो 5 से घट के 4 हो गई है। तो पहले वाला जो क्षेत्रफल 50 था वो अब बढ़ के 56 हो गया है, तो 6 यूनिट बढ़ा है 50 से, तो 12% बढ़ गया है ये। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री तो 2 इंटू 1+10a इंटू 1+10b का मान क्या होगा? देखिए, इसको करने का तरीका आप समझिएगा। a प्लस बी हमें दिया गया है 45 डिग्री। 10 पूछा है हमसे, 10 के बारे में, 10 से रिलेटेड पूछा है, तो हम दोनों तरफ 10 रख लेते हैं इसमें। 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 10 45 डिग्री। 10 a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1045 का जो मान होता है वो 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 माइनस 10 इंटू 10b, इधर 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 1 माइनस 10 इंटू 10b। माइनस 10 इंटू 10b को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, प्लस का हो जाएगा। 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1। हमें इस चीज़ की वैल्यू अभी पता चल गई है और हमें आगे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है कि हम इसको किस तरह से आगे सोल्व करें। तो जो हमसे पूछा है उसको हम उल्टा सोल्व करना शुरू करते हैं ताकि हमें पता चले कि इसका क्या इस्तेमाल होना है आगे। अगले पेज पे करते हैं। हमसे पूछा गया है 2 इंटू 1+10a इंटू 1+10b की वैल्यू। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 इंटू ब्रैकेट्स के आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 की 1 में 1, 1 इंटू 10b 10b प्लस 10a इंटू 1 10a
प्लस 10 इंटू 10b, 10b। ठीक है, अब हमने जो पिछले पेज पे निकाला था वो इसकी वैल्यू निकाली थी, 10b 10a 10a 10b, 10b प्लस 10a प्लस 10a इंटू 10b, और वैल्यू क्या थी 1। तो 1 प्लस 1 सॉल्व करके आएगा कितना, 4। यही हमारा आंसर है, 4, ऑप्शन है। एक बार और देख लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री हमें दिया गया है, दोनों तरफ 10 रख लिया हमने। 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10 45 डिग्री। 10a प्लस बी का फॉर्मूला हमने खोला है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 10 45 की वैल्यू 1। 10a प्लस 10b ऐसा का ऐसा ही रहा, 1 माइनस 10a इंटू 10b की 1 में मल्टीप्लाई हो गए, 1 माइनस 10a इंटू 10b ही रहेगा। अब ये इधर माइनस का है, दूसरी साइड लेके आते हैं, प्लस का हो जाएगा 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ से कितना और आगे सोल्व करें इसको, हमें कोई आइडिया नहीं है इस बात का। तो जो हमसे पूछा गया है उसको हम उल्टा सोल्व करना शुरू करते हैं ताकि कुछ लिंक हमें मिल सके। उसके लिए हमने दोनों ब्रैकेट्स के आपस में मल्टीप्लाई करी है, 1 प्लस 10b प्लस 10a प्लस 10a इंटू 10b आ गया है। इसकी वैल्यू हमने पिछले पेज पे निकाली थी, 1 आई थी, 1 रख देते हैं, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो इसी तरह से हमारा आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन 12 सेकंड में एक पोल को पार करती है और 36 सेकंड में 170 मीटर की लंबाई का पुल पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। देखिए, अगर एक पोल को कोई भी ट्रेन पार कर रही है, अगर एक पोल को कोई भी ट्रेन पार कर रही है तो वो उतनी दूरी तय कर रही है जितनी उसकी लेंथ है, यानी ट्रेन की जितनी लंबाई है उतनी दूरी वो 12 सेकंड में पार कर रही है। अब हमसे आगे बोला गया कि 36 सेकंड में 170 मीटर की लंबाई का पुल पार करती है। पुल कंप्लीटली पार करने के लिए उसे 170 मीटर प्लस उसकी लंबाई के बराबर की दूरी तय करनी पड़ेगी, जो कि 36 सेकंड में कर रही है टोटल। अब 36 सेकंड में से 12 सेकंड तो उसके खुद की लंबाई जितनी दूरी तय करने में लग गए, बचे 24 सेकंड, यानी उन 24 सेकंड्स में 170 मीटर की दूरी तय उसने करी होगी। तो इसी बेसिस से, इसी से हम उसकी गति जान लेते हैं। कैसे, 170 कर रही है 24 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितने करेगी। अच्छा, इसमें जो ऑप्शंस है वो है किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा अपना किलोमीटर पर आवर में आंसर। सोल्व करते हैं, 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 4 पंजे 20, 20 से काटेंगे, 20 की 0 से ये 0 कट जाएगी, और 2 से 17 को काटेंगे तो 8.5 आएगा, यानी 8.5 इंटू 3 कितना होता है, 8 तिया 24 और 1.5 25.5, 25.5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड रहेगी। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन बी। दोबारा से बता देता हूँ, 12 सेकंड में एक पोल को पार करती है, पोल को पार करने में उतनी ही दूरी उसको तय करनी पड़ेगी जितनी उसकी लंबाई है। ठीक है, 36 सेकंड में 170 मीटर की लंबाई का पुल पार करती है, यानी 170 मीटर प्लस उसकी खुद की लंबाई जो कि 12 सेकंड में क्रॉस करती है वो, तो 36 में से 12 सेकंड तो खुद की लंबाई जितनी दूरी तय करने में ही लग जाएंगे, तो बचे 24 सेकंड उसके, यानी 170 मीटर 24 सेकंड में तय करती है ट्रेन। किलोमीटर पर आवर में आंसर चाहिए तो 18/5 से गुणा कर दीजिए, सोल्व करके 25.5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का योग 6वीं संख्या का 7 गुना है, यदि उनका औसत 136 है तो 6वीं संख्या क्या है। देखिए, मान लीजिए छठी संख्या a है और 5 संख्याओं का योग x है, और हमें दिया गया है कि 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है, यानी ये इसके 7 गुने के बराबर होगा। छठी संख्या का 7 गुना 5 संख्याओं के योग के बराबर, 5 संख्याओं का योग x माना है हमने।
यदि उनका औसत 136 है, औसत क्या होता है? औसत होता है सभी संख्याओं का योग, यानी 5 संख्याओं का योग प्लस छठी संख्या, तो सभी संख्याओं का योग हो गया, बटे जितनी संख्या है टोटल 6, वो होता है उनका औसत, जो कि 136 हमें दिया गया है। अब हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, यानी x और a, और दो ही समीकरण हो गई, तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो गया है। x की वैल्यू 7a इसमें रख देते हैं, 7a प्लस a 8a, 8a इज इक्वल टू 136 इंटू 6, क्योंकि ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 4 से 136 कट जाएगा, 4 तिये 12, 4 चौक 16, तो a इज इक्वल टू 34 इंटू 3, आंसर क्या आएगा? 34 तिये 102, 102। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। समझ आया? एक बार और बता देता हूँ। हमें बताया है कि पहली 5 संख्याओं का योग छठवीं संख्या का 7 गुना है। टोटल 6 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का योग हमने x मान लिया, छठी संख्या a मान ली, छठी संख्या का 7 गुना यानी 7a बराबर है 5 संख्याओं के योग के। तो एक समीकरण हमें यहाँ से मिल गई, ठीक है। दूसरी समीकरण हमें कहाँ से मिलेगी? यदि उनका औसत 136 है, औसत होता है सभी संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग तो x था, छठी संख्या और जोड़ देंगे तो टोटल 6 संख्याओं का योग हो जाएगा, उसके बटे 6 यानी जितनी संख्याएं हैं, तो वो आएगा औसत। तो दूसरी समीकरण ये रही हमारे पास आ गई। दो समीकरण हो गई हमारे पास और दो वेरिएबल हो गए। तो x की जगह हम वैल्यू रखेंगे, x की समीकरण 1 से 7a, 7a प्लस a 8a हो गया, 8a इसको सोल्व करेंगे तो फिर 102 आ ही जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि दो सिलेंडर का आधार त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है, यानी आधार की त्रिज्या का जो अनुपात है दोनों सिलेंडरों की वो 3:4 है, और उनकी ऊंचाई 4:9 के अनुपात में है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? आयतनों का अनुपात पूछा है। सिलेंडर होता है एक बेलन, तो बेलन के आयतन का हमें सूत्र पता होना चाहिए। उसके लिए बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब हमारे पास दो सिलेंडर हैं, यानी दो बेलन हैं, आयतनों का अनुपात पूछा है, दोनों की त्रिज्याएं और ऊंचाइयां अलग अलग हैं, तो उनको अलग अलग ही नाम रख लेते हैं। एक सिलेंडर के R1H1 हो गए, दूसरे सिलेंडर के R2H2 हो गए, पाई से पाई कट गया। अब अनुपात को यूज करेंगे। आधार की त्रिज्याएं जो है 3:4 में, यानी पहले सिलेंडर की 3 मान लेते हैं और दूसरे सिलेंडर की 4 हो जाएगी। ऊंचाई पहले सिलेंडर की 4 हो जाएगी, दूसरे सिलेंडर की 9 हो जाएगी, ठीक है। R1 रखते हैं 3, 3 का वर्ग 9 इंटू H1 हो गई 4 अपॉन R2 हो गई 4, 4 का वर्ग 16, और H2 हो गई 9, 9 से 9 कट गया, 4 से 16 कटेगा 4, तो आ गया हमारा 1/4 यानी 1:4, 1:4 यानी C इज़ द करेक्ट आंसर। दो सिलेंडर दिए गए हैं, बेलनाकार होते हैं सिलेंडर, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का या बेलन का। R1 और H1, R2 और H2 नाम दिए गए हैं, हमने दे दिए हैं क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि सिलेंडर के अलग अलग सिलेंडरों के अलग अलग त्रिज्याएं और लंबाई ऊंचाइयां हैं, इस हिसाब से, ठीक है। R1 3, R2 4, H1 4, H2 9, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, 1:4 उत्तर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 मीटर है, इसके चारों ओर 8 चक्कर लगाकर तय की गई दूरी क्या है? वृत्ताकार उद्यान एक बार बना लेते हैं, लगभग वृत्ताकार हो गया ये। इसकी त्रिज्या कितनी है? 42 मीटर, ठीक है। 8 चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर की दूरी में 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 चक्कर में तय की गई दूरी आ जाएगी। एक चक्कर कितना होगा, कैसे पता करेंगे?
इस वृत्त की परिधि ज्ञात करनी पड़ेगी। त्रिज्या दी हुई है, परिधि क्या होगी 2πr इंटू 8 कर देंगे, क्योंकि 8 चक्कर में पता करना है हमें कितनी दूरी होगी। ठीक है, पाई हमें बताया हुआ है कि 22/7 लेना है पाई की वैल्यू, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दिया है 42 इंटू 8। सॉल्व करेंगे, 7 छंग 42, 6 8 48, 48 दूनी 96 इंटू 22। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 192 इंटू 11, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, इसलिए मैंने इसका 2 इसमें से निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब करते हैं इसकी 11 से, तो 11 दूनी 22, 2 हासिल के 11 9 99, 2 जुड़ के 101 हो जाएगा, तो 1 रखेंगे 10 हासिल, 11 एकम 11, 11 और 10 21, तो 2112 मीटर ये हमारा उत्तर है। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 640 छात्रों के स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। अगर स्कूल में 30 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो कितने और लड़कों को प्रवेश दिया जाना चाहिए ताकि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 14:9 हो जाए। देखिए, टोटल 640 छात्र हैं, लड़कों और लड़कियों को अलग अलग कर लेते हैं, बॉयज़ गर्ल्स। 5:3 में है, 640 को 5:3 में बांटते हैं, टोटल 8 हैं, 8 रेशो। अगर 8 रेशो 640 के बराबर है तो 1 रेशो 80 के बराबर होगा। 5 कितने के बराबर होगा 8 पंजे 40, यानी 400 के, और बाकी बची लड़कियां। ठीक है, बोला गया है कि 30 लड़कियों को जोड़ा गया है, लड़कियों में 30 जोड़ के 270 हो गई हैं। उसके बाद कितने और लड़कों को जोड़ा जाए ताकि लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है संख्याओं का वो 14:9 हो जाए। कितना हो जाए 14:9 ये। अच्छा, 9:270 है तो 1 30 के बराबर होगा। इसी तरह से 14 करेंगे तो 420 के बराबर होगा, यानी 400 से 420 लाने में कितने छात्र जोड़ने पड़ेंगे, कितने लड़के जोड़ने पड़ेंगे 20। तो 20 ही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। देखो फिर से बताता हूँ, 640 टोटल छात्र हैं, लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है, जिससे कि लड़के 400 हो गए और लड़कियां 240 हो गई। 30 लड़कियों को और जोड़ा गया है, 270 लड़कियां हो गई। तो उसमें पूछा गया है कि कितने और लड़कों को जोड़ा जाए ताकि अनुपात 14:9 हो जाए। तो 270 अगर 9 अनुपात है तो 1:30 के बराबर है, अगर 1:30 के बराबर है तो 14 होगा 420 के बराबर। यानी लड़कों की संख्या जो पहले 400 थी वो अब 420 करने के लिए हमें कितने जोड़ने पड़ेंगे 20। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। x की पावर 2a इज इक्वल टू वाई की पावर 2b इज इक्वल टू जेड की पावर 2c इज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी का मान क्या है। देखिए, इसमें एक कंडीशन दी गई है। सबसे पहले तो बता देता हूँ, इसमें वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हैं और समीकरण 2 दी गई हैं, तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू माननी पड़ेगी। लेकिन हमें साथ में एक कंडीशन दे दी है जिससे कि हमें इजी हो जाएगा हमारे लिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड। ऐसी कंडीशन होती है गुणोत्तर श्रेणी की। गुणोत्तर श्रेणी का जो पहचान होती है वो होती है बीच वाली संख्या का वर्ग आसपास की दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और गुणोत्तर श्रेणी होती है किस तरह की, कि किसी भी एक नंबर में, किसी भी एक संख्या में, किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता जाता है आगे, या फिर डिवाइड होता जाता है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लेते हैं 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरह से होता है। ठीक है, तो हमें तो 3 ही संख्या चाहिए, तो 2 4 8 ले लेते हैं। ये बीच की संख्या का वर्ग यानी 4 का स्क्वायर यानी 16, 8 दूनी 16 हो गया बराबर, कंडीशन फुलफिल हो गई। ये x माना है हमने, y और z कोई भी मान लो 2 या 8 में से, 2 को x y भी मान सकते हैं z भी,
और 8 को जेड भी मान सकते हैं, एक्स वाई भी, एक्स नहीं मान सकते, एक्स तो ये हमने ले लिया है। तो 2 को वाई मान लेते हैं और 8 को जेड मान लेते हैं। अब इस वाली समीकरण में इसके मान रखते हैं, इस वाली में 4 की पावर 2a इज इक्वल टू 2 की पावर 2b इज इक्वल टू 8 की पावर 2c। ठीक है। अब कोई ऐसी संख्या लेते हैं जो तीनों की घातों में आ जाए, जैसे कि 8 है, 2 की घात 3 होता है 8, लेकिन 4 की किसी भी घात में नहीं आता है, मतलब पूर्णांक अगर घात हो तो नहीं आता है। तो ऐसी एक सिंपल सी संख्या है 64 ले लेते हैं। 8 का वर्ग होता है, 2 की पावर 6 होता है और 4 की पावर 3 होता है, तो वही ले लेते हैं। तो 64 होगा 8 की पावर 2, यानी 2c हमने मान लिया। 2c हमने कितना माना है, 2। तो इससे c का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। 2b कितना माना है हमने, 6 हो गया। इससे b का मान 3 आ जाएगा। 2a कितना माना है, 3। इससे a का मान आ जाएगा हमारे पास 3/2। ए बी सी के मान हो गए। ए बी सी के मान अलग अलग होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर ए बी सी के मान बराबर हो जाते किसी भी वजह से, तो हम इन तीनों ऑप्शंस में से अलग अलग नहीं पहचान पाते कि उत्तर कौन सा है, तो हम फंस जाते उसमें। तो ये अच्छा है कि ए बी सी के मान अलग अलग ही आने चाहिए। ए बी सी के मान इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं जो हमसे पूछा गया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी। ए की वैल्यू 3/2 इंटू बी की वैल्यू 3 प्लस बी की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 1 प्लस सी की वैल्यू 1 इंटू ए की वैल्यू 3/2 अपॉन बी सी, यानी 3 गुणा 1। 9/2 प्लस 3 गुणा 1 3 प्लस 3/2 अपॉन 3। ऊपर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। 9 और 3 12 और 3 दूनी 6, 12 और 6 18, 18/2 आएगा। 18/2 होता है 9, तो 9/3 डायरेक्ट लिख लेते हैं। 9/3 होता है 3, तो 3 हमारा उत्तर आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ। हमें दो समीकरण दी हैं और वेरिएबल्स बहुत सारे हैं। एक्स की पावर 2a इज इक्वल टू वाई की पावर 2b इज इक्वल टू जेड की पावर 2c इज़ नॉट इक्वल टू 0। और एक समीकरण दी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड, जो कि गुणोत्तर श्रेणी की एक पहचान होती है कि बीच की संख्या का वर्ग आसपास की दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो गुणोत्तर श्रेणी हमने एक अपनी तरफ से मान ली, 2 4 और 8। 4 का वर्ग यानी 16, 2 और 8 के गुणनफल के बराबर होगा, 8 दूनी 16। ठीक है, इस समीकरण में एक्स वाई जेड के हमने मान रख दिए, जिससे कि हमें पता चला ए बी सी के मान। ए का मान 3/2, बी का मान 3 और सी का मान 1। इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं मान, उत्तर आ जाएगा हमारा 3 सोल्व करने के बाद। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में एम एन बी सी के समांतर है, ये समांतर का साइन है। चतुर्भुज एम बी सी एन का क्षेत्रफल 130 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ए एन अनुपात एन सी इज इक्वल टू 4:5 है, तो त्रिभुज एम ए एन का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। ए बी सी, एम एन बी सी के समांतर है। एम एन कोई भुजा है, बी सी के समांतर है। दोनों भुजा एक दूसरे के समांतर है। एम बी सी एन का क्षेत्रफल 130 है। एम बी सी एन, इसका क्षेत्रफल 130 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें बताया गया है। यदि ए एन अनुपात एन सी, यानी ए एन 4:5 एन सी, तो त्रिभुज एम ए एन का क्षेत्रफल, ए एन एन सी का अनुपात 4:5 है, तो ए एन और ए सी का अनुपात 4:9 होगा। तो ए एन अपॉन ए सी इज इक्वल टू
4/9। ठीक है, समझ गए? क्योंकि ए एन और एन सी जोड़ के ही तो ए सी बनेगा, तो 4 और 5 9। ठीक है, ये भी पहले जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन करा था उसी की तरह से है। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, ये कोण कॉमन है, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसके संगत कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं और उनकी भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इनके वर्गों के अनुपात में होगा। तो वर्गों का अनुपात क्या होगा? 4×4 = 16। तो जो ये एरिया है एम बी सी एन, ये एरिया है बड़े वाले त्रिभुज यानी ए बी सी के क्षेत्रफल में से ए एम एन का क्षेत्रफल को माइनस करके ये इस एरिया का, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल आता है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनका अंतर है 65, 65 रेशो 130 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, तो 1 रेशो 2 के बराबर होगा, और 16 रेशो होगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, ये एम ए एन का। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी के इस पेपर के सवाल मैं अगली वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिला है, जो कि ऑब्वियसली आपको मिला ही होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भी आपको जो वीडियो आती रहें उन्हें आप देख पाओ। बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन अपलोड करते ही तुरंत आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी आपको, और किस टॉपिक पे आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, वो सब कमेंट में बताइए। हर एक का टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा जो भी आप कहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।